कस्टम्स डिपार्टमेंट है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं और मुल्क में इसका क्या रोल है एक कंट्री में? आमतौर पर दो मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर जुडिशियल होता है और एक मेंबर टेक्निकल होता है। कि हम टैरिफ यूज कर रहे हैं, हम ड्यूटीज यूज करते हैं, टैक्सेस का एक टर्म यूज करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? पैसे तो सब में दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को, हाउ दे आर डिफरेंट? वैल्यूएशंस फर्क हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द गुड्स फर्क होगी, तो उस पर सम टाइम रेट ऑफ ड्यूटी भी डिफरेंट होगा। अगर बाहर से कोई चीज मंगाते हैं तो बहुत महंगी होती है, तो कौन कौन सी वो ड्यूटीज हैं, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज क्या होती है कस्टम्स की? आप स्क्रैप डिक्लेयर कर रहे हैं, पता चले कि आपने उसमें से न्यू थिंग्स भी मंगवाई हुई हैं, तो उसकी सूरत में फिर वो कंटेनर है उसको खोल के एग्जामिन किया जाता है। पोजीशन क्या होता है ट्राइब्यूनल का, फंक्शन क्या होता है? अगर पाकिस्तान में ये चीज इंट्रोड्यूस हो जाए ना कि ये केस की डिटर्मिनेशन साल में 2 साल में होनी है, तो आधी लिटिगेशन खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस पेन, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बाहर से मिलती है ये 15 रुपए की, कस्टम्स ने अगर इसका रखा हुआ है 20 रुपए, लेकिन मुझे मिली 15 की है और मैं ये चीज प्रूव कर सकता हूँ, तो क्या ये चीज भी डिस्प्यूट की जा सकती है कि आपका रेट ही गलत है? ये सुप्रीम कोर्ट तक ये व्यू क्लियर है कि अगर टाइम लिमिटेशंस के बियॉन्ड आपने एडजुडिकेट किया है तो वो आपकी जो डिमांड है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो डोमिनेट कौन करता है इस ट्राइब्यूनल को, लीगल मेंबर या टेक्निकल मेंबर? ये जो लूप होल्स हैं ये तो फाइलिंग के स्टेज पे भी होता है कि आप अपील नहीं फाइल करते और वो टाइम जो है वो गुजर जाता है। अगर सर कोई चीज़ कन्फिस्केट होती है तो उसको कस्टम छोड़ती कहाँ है? उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ऑक्शन कर दिया जाता है, क्या किया जाता है? जैसे गाड़ी है वो बिल्कुल ऐसी गाड़ी है जो आउटराइट कॉन्फिस्केट हुई है, तो फिर वो ऑफिसर्स के इस्तेमाल में आ जाती है। इस पे मैंने सुना है कुछ 2 नंबरियां बहुत होती थी रिबेट्स पे, कि बाहर अपनी शेल्फ कंपनीज बना के या अपनी डमी कंपनीज बना के तो लोग बेचते थे और वहां से रिबेट्स ले लेते थे गवर्नमेंट से। हमारे दौर में मेंबर जुडिशियल जो था वो बहुत पावरफुल होता था। आजकल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप पाकिस्तान में रहते हैं अगर, तो यकीनन टैक्सेशन के निज़ाम से आप बड़ा तंग होते हैं। बहुत सारी किस्म के टैक्सेस होते हैं। अगर आप कोई चीज़ बाहर से मंगाते हैं तो उस पर ड्यूटीज़ लगती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, और वो बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेके, कस्टम ड्यूटीज़ को लेके बाहर से चीज़ें मंगाने से भी कतरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता कि कस्टम क्लियरेंस कैसे होगी, कस्टम्स के कौन कौन से डिस्प्यूट का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से टैक्स ड्यूटीज़ उन्हें देनी पड़ सकती हैं। सो इसी सारी चीज़ को आज डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एज गेस्ट जुड़े हैं डॉक्टर नवीदुल हक साहब, एंड ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ कस्टम्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। कस्टम्स के भी वकील हैं, कस्टम के लॉज पे भी उबूर रखते हैं, एंड ही होल्ड्स अ PhD इन लॉज। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कस्टम्स के बारे में, कस्टम के डिस्प्यूट्स के बारे में और लॉज के बारे में। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे मजाज हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपने कस्टम की, आपकी एक प्रैक्टिस है, यू आर एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि आप कस्टम साइड पे कैसे आए। लोगों की शुरू में ख्वाहिश होती है कि क्रिमिनल लॉ के साइड पे जाएं या कहीं इस तरह से, वो हमने मूवीज़ में देखा होता, तो आपने कस्टम्स की साइड को कैसे चूज़ किया? देखिए ऐसे है कि मेरे इनिशियली तो मेरी जर्नी इस तरह समझे कि मैंने सिविल साइड से प्रैक्टिस स्टार्ट की, क्रिमिनल साइड भी थोड़ी सी देखी, फिर उसके साथ साथ मेरा जो मेन एक्सपोजर रहा वो कंपनी में जो बैंकिंग के जो लॉज थे, बैंकिंग की लिटिगेशंस मेनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रही मेरी। लेकिन बाय द टाइम मैंने सेल्स टैक्स में PhD किया और एक किताब लिखी, द इम्पैक्ट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो फिर मेरी जो है ना टैक्स में इंटरेस्ट बढ़ा, तो आई वॉज ऑफर्ड मेंबर कस्टम की, मेंबर ट्रिब्यूनल कस्टम, तो उसमें ट्रिब्यूनल की स्टेज पे मुझे ऑफ़र हुई। देन आई जॉइंड इन द ईयर 2021। आई सर्व्ड फॉर 3 years, तो उसमें मेरा काफ़ी एक्सपोजर रहा, इसमें जजमेंट्स दी, डिलीवर की मैंने, और बहुत सारी जो है एक्सपोजर हुआ, और मेरा एक फिर इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। और फिर जजमेंट्स वगैरह में, चूँकि लिटिगेशंस में आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, तो फिर आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और आपको जब जजमेंट लिखते हैं तो फिर आपको वो चीज़ अपने जजमेंट से वो सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करने का मौका मिलता है जो आपने पढ़ी होती हैं और सुनी होती हैं। अच्छा सर, मैं एक लेमैन की हैसियत से, या लेमैन के लिए, या एक ऐसे लॉ स्टूडेंट के लिए जो अभी अभी स्टार्ट करना चाह रहा है और कस्टम्स की साइड पे प्रैक्टिस करना चाह रहा है, कस्टम्स को जानना चाहता है, आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाट इज़ कस्टम्स? कस्टम्स डिपार्टमेंट है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं और मुल्क में इसका क्या रोल है एक कंट्री में? जी जी जी। सबसे पहले यूँ समझिए कि
कस्टम एक्ट 1969 का जो है ना, वो कस्टम के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको देखता है। अच्छा, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कस्टम एक्ट जो है, ये आप समझें कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है कंट्री में, वो इस कस्टम एक्ट 1969 के तहत गवर्न होती है, ठीक है। और अब आपका ये सवाल कि ये इश्यूज़ कहाँ से अराइज़ होते हैं और उसकी लिटिगेशंस कैसे है, तो अब आप इस तरह समझें कि एक चीज़ पोर्ट पे आ गई, ठीक है, कंटेनर की सूरत में आई, और उसके बाद उसकी सबसे पहले जो है, जो कस्टम का एजेंट है, वो ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर एक गुड्स डेक्लेरेशन सेक्शन 79 के तहत फाइल करता है अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है कि इसमें कौन सी चीज़ मंगवाई गई है, कितनी क्वांटिटी की मंगवाई हुई है, और उसमें ये सारी डिटेल्स शामिल होती हैं कि किस एसआरओ के तहत क्या रेट ऑफ ड्यूटी होगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी बुनियाद पर वो एक बोनाफाइड डेक्लेरेशंस देता है कि जी इस चीज़ की असेसमेंट होनी चाहिए और ये चीज़ मैंने बाहर से मंगवाई है। अब ये है कि उसी स्टेज पे, इंपोर्ट की स्टेज पर ही, वहाँ CIF वैल्यू की बुनियाद पर कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट दोनों को मिलाकर एक जो वैल्यू बनती है, वैल्यू ऑफ गुड्स बनती है, उस पर एक सर्टेन रेट ऑफ ड्यूटी लगा के सबसे पहले डिटरमिन होती है कि कस्टम ड्यूटी कितनी है, उसके बाद सेल्स टैक्स जो गुड्स पे लगता है, और प्लस इनकम टैक्स। ये सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट की स्टेज पे जो है कस्टम का डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। यहाँ से जब चीज़ों की असेसमेंट होती है, वो जो डेक्लेरेशंस होती है, अब उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आता है क्लासिफिकेशन का, अंडर इनवाइसिंग का, मिस डेक्लेरेशंस का, तो उससे फिर कस्टम, अगर तो वो चीज़ें कस्टम ने असेस कर दी और कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, तो फिर वो असेस हो के क्लियर हो जाएंगी, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आता है तो फिर उसकी क्लियरेंस के दौरान या आफ्टर क्लियरेंस उस पर फिर शोकाज होता है। इनकी बुनियाद पर आपने मिस डिक्लेयर किया है या किसी की वैल्यूएशंस में आपने रद्दोबदल किया है, कम दिखाई है जो एक्चुअल ज़्यादा थी, उसको फिर चैलेंज किया जाता है, या अंडर इनवाइसिंग के इश्यूज आते हैं। मेनली तो यही डिस्प्यूट्स हैं जो एडजुडिकेशन में जाते हैं और फिर एक हायरार्की में आगे कलेक्टर कस्टम के पास और फिर ट्रिब्यूनल की स्टेज पे आते हैं। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि अगर बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं तो बहुत महंगी होती है, तो कौन कौन सी वो ड्यूटीज़ हैं वो हम पे कर रहे होते हैं, या टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ क्या होती है कस्टम्स की, या इसके अलावा भी जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट होती है विद इन द कंट्री? जी देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान कस्टम टैरिफ जो है, ये एक एलेबोरेट 2 वॉल्यूम बेस्ड है, जिसमें हर चीज़ की जो है, चूँकि ये एक चीज़ बाहर से आती है ना, उसकी स्लाइट नेचर चेंज होने से उसकी रेट ऑफ ड्यूटी बहुत बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो लिहाजा सबसे पहले ये डिटरमिन करना कि ये चीज़ इटसेल्फ है क्या, फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि इस पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या लगती है। अब ये जो अपरेंटली ये चीज़ लगती तो सिंपल है कि एक बंदे ने एक चीज़ मंगवाई है, अब उसकी हल्की सी अगर एक आपने कोई प्लास्टिक की चीज़ मंगवाई है, उसके प्लास्टिक की अब 8 डिजिट पे मुश्तमिल वो PCT होती है, 4 डिजिट कॉमन होता है, 4 डिजिट में फर्दर उसको क्लासीफाई किया जाता है, जैसे बॉटल है या वो बंद बोतल है या क्या चीज़ है, जिससे वो क्लासिफिकेशन फर्दर सब डिविजन्स होती है और उसकी प्रिसाइज नेचर, चूँकि जितनी नेचर प्रिसाइज होगी उतनी उस पर रेट ऑफ ड्यूटी जो है वो प्रिसाइज होगी और डिस्प्यूट होने का कम चांस है। अदरवाइज़ इंपोर्टर की ये कोशिश होती है कि ड्यूटी कम लगे, जो कस्टम डिपार्टमेंट होती है वो अपने PCT के तहत उसको गवर्न कर रहा होता है। सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि ये जो
मतलब चीज़ आती है वो एक सेक्शन है 25। सेक्शन 25 डील करता है कि 6 मेथड्स हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है कि यानी जो चीज़ वहाँ से बाहर से आई है उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो डिक्लेयर हो, वही आपसे चार्ज हो। चूँकि मुख्तलिफ टाइम पे अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ से चीज़ आई है वो चाइना है, जापान है, उससे ही उसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो लिहाजा कंट्री ऑफ ओरिजिन वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर आपने कितनी क्वांटिटी में मंगवाया है, बल्क में मंगवाया है, फिर आपका जो बाज़ औक़ात सिर्फ इस चीज़ से ही फ़र्क पड़ जाता है कि क्वांटिटी अगर हायर साइड पे है तो ज़ाहिर है वो चीपर होती है, अगर आपने कम मंगवाई है तो ये जो म्यूचुअल, इसीलिए ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर सही बता दी जाए और उस पर डिस्प्यूट ना हो तो वो आइडियल चीज़ होती है फॉर डिटर्मिनेशन। चूँकि अगर वो ट्रांजैक्शंस वैल्यू जो है वो डिस्प्यूटेड हो जाए तो फिर जो दूसरे मेथड्स हैं टू डिटर्मिन द वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स वो हमें यानी कस्टम डिपार्टमेंट को इन्वोक करने पड़ते हैं। जैसी कोई आइडेंटिकल चीज़ है तो उसकी क्या वैल्यू है, सिमिलर चीज़ है उसकी क्या वैल्यू है, फिर ये है कि कंप्यूटेड मेथड से उसकी वैल्यू निकालें। वो मेथड्स से एक इनडायरेक्ट तरीके से उसकी वैल्यू को अराइव एट किया जाता है, लेकिन वो जाहिर है कि अगर वो जो इम्पोर्टर है अगर वो अपनी प्रिसाइज वैल्यू बताने में या कस्टम के डिपार्टमेंट को डाउट होता है कि ये सही वैल्यू नहीं है तो फिर वो सेकंड कैटेगरी के जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करता है, डिडक्टिव मेथड अप्लाई करता है, फॉल अपॉन मेथड अप्लाई करता है। तो वो मेथड्स अप्लाई करता है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस वैल्यू को डिटरमिन करते हुए वो अगर आपकी वैल्यूएशंस निकाली जाती है तो वो प्रिसाइसली उस चीज़ की जो वैल्यू हो रही होती है वो उस चीज़ की वैल्यू होती है। अच्छा सर, अगर मैं जैसे अभी नया स्टूडेंट हूँ या नया काम मैंने शुरू किया है एंड मेरे पास क्लाइंट आता है और पूछता है कि यार ये चीज़ है, इसकी ड्यूटीज़ कितनी लगेंगी, इस पे ड्यूटीज़ या रेट्स क्या होंगे, मुझे कहाँ से पता लगेगा, मैं कहाँ से देख सकता हूँ? देखिए, टेक्निकल पीसीटी जो है पाकिस्तान कस्टम टैरिफ, एक्चुअली इसके जो स्पेशलाइज्ड बंदे होते हैं वो एजेंट्स कहलाते हैं, लाइसेंस होल्डर होते हैं। वो आप आम तौर पर ये जो काम है इंपोर्ट का काम आम आदमी नहीं करता। इंपोर्टर्स या तो कमर्शियल इंपोर्टर होते हैं या जो है मैन्युफैक्चरर्स कम इंपोर्टर होते हैं। तो वो अपने एजेंट्स के, जिनका एक्सक्लूसिवली काम ही यही होता है कि वो इन चीज़ों को, आम बंदा ऐसे नहीं करता कि वो जाके चीज़ मंगवा सकता है, वो इंपोर्टर मंगवाता है और इंपोर्टर भी आगे जो है एजेंट्स के ज़रिए डिक्लेरेशंस फाइल करता है, और ताकि वो इस चीज़ को प्रोफेशनली हैंडल किया जाए। चूँकि इसमें ज़िम्मेदारी होती है, एजेंट भी ज़िम्मेदार हो जाता है कि अगर वो डिक्लेरेशंस में चीज़ों को प्रॉपर डिक्लेयर नहीं करता तो सेक्शन 32 में जो एजेंट है वो भी उतना ही लायबल बन जाता है। नहीं, वो बात ठीक है। जैसे अब मैं बात डिस्प्यूट आ गई, हम डिस्प्यूट पे बात करेंगे कि वो कैसे आया, लिटिगेशन में हम आ गए। नाउ आई हैव टू आर्ग्यू, मुझे उसकी कैटेगरीज डेफिनेशंस देखनी है, तो उसमें मेरे पास कोई किताब होगी जहाँ पे पाकिस्तान कस्टम टैरिफ एक्ट है? पीसीटी नहीं, देखिए हमारे जो वैल्यूएशंस के शेड्यूल चूँकि वॉल्यूमिनस है तो इसको पीसीटी पाकिस्तान कस्टम टैरिफ के 2 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें ये डिटेल में चीज़, उसकी आगे एक कोड दिया जाता है, उस कोड में उस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, और उसके आप यूँ समझें कि एक कोड होता है। जैसे एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को आपने जाके प्लास्टिक में देखना है, प्लास्टिक में फिर वो कैटेगरीज बताएगा कि कौन सा प्लास्टिक है, उसकी नेचर क्या है, उसके मुताबिक ये 8 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट कॉमन होते हैं और 4 डिजिट ऐसे होते हैं जो फर्दर उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो आपने चूँकि हल्के सी अगर
क्लासिफिकेशंस का फ़र्क पड़ जाए तो रेट ऑफ ड्यूटी का फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव कि प्रिसाइज नेचर हो, ताकि ना तो नुकसान हो कस्टमर का, और ना ही इंपोर्टर का नुकसान ना हो, और ना ही रेवेन्यू का नुकसान हो, यानी नेशनल एक्सचेकर्स का भी नुकसान ना हो। तो जितनी प्रिसाइज नेचर होगी उतना डिस्प्यूट फ्री इंपोर्ट हो सकती है। तो यानी कि हम उस वहाँ पे एक्ट में जो पीसीटी हैं हेडिंग्स, उनमें जाके हम देख सकते हैं। अच्छा, अब ये इंटरनेशनली क्योंकि हम इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं, तो ये इंटरनेशनली हार्मोनाइज्ड है? ये सारी चीज़ें जो हैं, हमने ये सारी चीज़ें जो है ना बोरो वहीं से की हैं, क्योंकि वहाँ की क्लासिफिकेशन जो हैं वहीं से जो है गवर्न होती हैं। और ये जो है हमने इसीलिए जो एक्ट है, उस एक्ट के साथ जो शेड्यूल 1 है उसको फर्दर हमने जो डेवलप किया है वो ब्रसेल्स के तहत जो उनकी कोडिफिकेशन हुई है उसी को ऑब्जर्व। शेड्यूल 1 इज जिसमें पीसीटी हेडिंग्स हैं, पीसीटी हेडिंग है। कस्टम्स एक्ट का शेड्यूल 1 जो है वो पीसीटीज हैं, मतलब उसमें वो कोड सारे दिए गए हैं, वॉल्यूमिनस है। अच्छा सर, यहाँ पे हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट, जैसे कि हम टैरिफ यूज़ कर रहे हैं, हम ड्यूटीज़ यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम टैक्सेस का एक टर्म यूज़ करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? पैसे तो सब में दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को, हाउ दे आर डिफरेंट? अच्छा देखिए, बात सुनिए, ये समझें कि जब आप एक चीज़ बाहर से मंगवाते हैं या बाहर भिजवाते हैं, देखिए इंपोर्ट पर हमारे जो है सबसे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी इन्वोक होती है, और इंपोर्ट की स्टेज पर ही जो है वो इनकम टैक्स भी विद होल्डिंग के तौर पर चार्ज कर लिया जाता है, और सेल्स टैक्स भी चार्ज कर दिया जाता है। अब जो सेल्स टैक्स है, आप यूँ समझें कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है, जो गुड्स चीज़ पे लगता है, जितनी भी गुड्स हैं उन पर दो तरह के 2 स्टेजेस पे आप समझें कि टैक्स लगता है, एक इंपोर्ट की स्टेज पर और एक सप्लाई की स्टेज पर। गुड्स जितने आते हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत गवर्न होते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट स्टेज पर कस्टम जो है डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है और उसको वो रेवेन्यू में जमा करवाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर सप्लाई होती है, जो गुड्स की सप्लाई होती है, उस पे जो है सेल्स टैक्स, अगेन सेल्स टैक्स एक्ट 1990 लगता है, उसमें वो सप्लाई पे लगता है और वो गुड्स पे लगता है। और अब यूँ थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूँ समझिए कि जो इनकम पर टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स के तहत लगता है, यानी आपके पास कितनी आमदनी हुई है और एनुअली आप उसकी रिटर्न जमा करवाते हैं। फिर एक आपको अंदाज़ा होगा कि गुड्स पे के अलावा सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है। यहाँ सिंध में एसआरबी लगाता है, और एसआरबी में जो है वो गुड्स पे सर्विसेज पे टैक्स लगता है, और उसके डिफरेंट रेट्स हैं। तो आप इसको सम अप यूँ करें कि जो चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है उस पे कस्टम एक्ट 1969 एप्लीकेबल है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से एक्सपोर्ट फ्री है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी चीज़ पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है। और इसी तरह फिर गुड्स पे सेल्स टैक्स एक्ट के तहत गुड्स पे लगता है, जो फेडरल लेवी है। और फिर इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स की जो आपकी आमदनी है उस पे लगता है, और सर्विसेज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सिंध की पंजाब की लगाती हैं, और वो सर्विसेज पर लगता है। अच्छा, तो यानी अगर हम इसको सम अप करें तो जो हम जैसे कोई अगर चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, चीज़ों पे जो टैक्स लग रहा है वो सेल्स टैक्स अगर बेच रहे हैं जी, या इनकम पे जो है वो इनकम है, और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे है हम उसे ड्यूटीज़ कह सकते हैं। एंड टैरिफ इज़ रेट ऑफ ड्यूटीज़, जी कि कितने % ड्यूटी लगेगी, दैट इज़ टैरिफ। अच्छा सर, आप ट्राइब्यूनल के मेंबर भी रहे हैं, कंपोजिशन क्या होता है ट्राइब्यूनल का, फंक्शन क्या होता है, या बल्कि हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें कि डिस्प्यूट शुरू कहाँ से होता है किसी भी कस्टम्स के मामले में? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि मेनली आप यूँ समझें कि अंडर इनवाइसिंग का डिस्प्यूट होता है, मेनली डेक्लेरेशंस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, मिस डेक्लेरेशंस का एलिगेशंस पे होता है, ज़्यादातर डिस्प्यूट्स होते हैं। और ये है कि
ये जो चीज़ जब आप एक एजेंट डिक्लेयर करता है कि जी ये चीज़ मंगवाई गई है और डिपार्टमेंट का ये व्यू होता है कि ये चीज़ नहीं मंगवाई गई, या वो अपनी कोई एग्जेम्पशन क्लेम करता है कि मैं एग्जेम्प्ट हूँ या मेरे पर रेट ऑफ ड्यूटी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी लग रही है, और डिपार्टमेंट का ये व्यू होता है कि ये नहीं है, या ये SRO विड्रॉ हो गया था। तो इस तरह के सारे डिस्प्यूट्स आते हैं और डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले आप जिसको मंगवाया होता है, इंपोर्टर ने चीज़ें मंगवाई होती हैं, तो वो शोकाज करता है, शोकाज का फिर जवाब दिया जाता है, तो एडजुडिकेशन उसकी होती है। दिस इज सर मैं थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा एक लेमैन के लिए जानना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर एक जहाज़ पे मैंने अमेरिका से कुछ चीज़ मंगा ली, अब वो पोर्ट पे आ गई, अब ये डिक्लेरेशन का स्टेज आएगा कहाँ पे, कौन सी जगह पे करना होता है? विद इन 10 डेज जब एक चीज़ आ जाती है, विद इन 10 डेज गुड्स डिक्लेरेशंस, यानी आपने क्या चीज़ मंगवाई है, क्योंकि पोर्ट को क्लियर करना होता है तो ज़्यादा दिन वहाँ पे होल्ड नहीं किया जा सकता, तो GD आपने फ़ाइल करनी होती है, यानी इंपोर्टर ने खुद या उसके ब्याह पे एजेंट ने फ़ाइल करनी होती है, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि ये चीज़ मंगवाई है, और वो अपनी सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कमर्शियल इनवाइस है, एयरवे बिल्स हैं, जो भी उससे बिल ऑफ लेडिंग है, उसकी लाइट में वो एक GD फाइल करता है कि जी आई एम बोनाफाइडली डिक्लेयरिंग कि ये चीज़ मैंने मंगवाई है और इस पे ये कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी बनती है, आई एम लायबल टू दिस मच। दैट इज़ फाइल्ड बिफोर कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब एयरपोर्ट पे अगर कोई चीज़ आई है तो वहाँ GD फाइल होगी, वहाँ जब चीज़ फाइल होगी तो उस पर फिर वो कंप्यूटेशन होती है और वो चीज़ जो है क्लियर कर दी जाती है। अगर वो जो है उसमें कोई डिस्प्यूट आता है तो फिर जो है सेक्शन 32 के तहत उसको वो ट्राई किया जाता है, यानी उसकी एडजुडिकेशन होती है, उस पे शोकाज होता है। शोकाज जो है पार्टी को, दूसरी पार्टी को सर्व होता है, इंपोर्टर को सर्व होता है, वो अपना डिफेंस लेकर आती है कि ये इस तरह है। वो चीज़ एडजुडिकेशंस होने के बाद उस पर एक ऑर्डर होता है जो एडजुडिकेशंस का ऑर्डर कहलाता है, विच इज़ अपीलेबल, जिसकी अपील होती है कलेक्टर कस्टम के पास। कलेक्टर कस्टम जो है उसको एग्जामिन करता है, उन फैक्ट्स को जो भी एग्रीड पार्टी है उसका दोबारा मौक़िफ़ सुनता है, और ये फर्स्ट अपील कहलाती है। उस अपील के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रिब्यूनल जो है फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से हाईएस्ट फोरम होता है, वो दोबारा जो भी एग्रीड पर्सन होता है उसकी अपील के कंटेंट्स जो हैं वो देखता है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि आम तौर पर 2 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर जुडिशियल होता है और एक मेंबर टेक्निकल होता है। मेंबर टेक्निकल जो होता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से CSP ऑफिसर होता है, और मेंबर जुडिशियल जो होता है आमतौर पर वो वकील होता है, और उसकी आजकल थोड़े रूल्स बदल गए हैं, 15 इयर्स का स्टैंडिंग कर दी गई है, पहले 10 इयर्स की थी। और मेंबर जुडिशियल जो होता है वो वेल कन्वर्सेंट होता है विद दी लीगल एस्पेक्ट्स। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की हद तक जो है मेंबर टेक्निकल जो है जिनका दोनों का वोट एक ही होता है, और अगर डिसेंट हो तो फिर जो है चेयरमैन एक थर्ड मेंबर को अपॉइंट करके मेजॉरिटी की बुनियाद पर उसको डिसाइड करवाता है। अच्छा, इन केस ऑफ डिसेंट फिर उसका जो है रेफरी जज मुकर्रर होता है। अच्छा, ये तो हम लिटिगेशन की उसमें चले गए। अब होता समटाइम हम ये देखते हैं कि कुछ जो हैं उन्हें चेक करना शुरू कर दिया जाता है कंटेनर्स को खोल के, बिकॉज अगर हमें असेसमेंट करनी है तो उसकी कोई ना कोई असेसमेंट वैल्यूएशन के भी कोई मेथड्स होंगे। मैं आपसे वो भी जानना चाहूँगा कि असेसमेंट और वैल्यूएशन के मेथड्स क्या हैं। और हम कुछ कंटेनर्स को देखते हैं कि उन्हें डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है, कुछ के लिए कम स्क्रूटनी की जाती है और कुछ को तो खोल के एक एक चीज़ चेक की जाती है। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेनर खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट जो शिप से जो आ रहे होते हैं, जहाज़ों से जो कंटेनर्स आ रहे हैं। है कि शिप्स जो चीज़ डिक्लेयर की जाती है शिप्स के हवाले से कि उसमें क्या चीज़ आ रही है, वहाँ पे अगर उनको डाउट हो कि एग्जामिनेशंस की ज़रूरत है,
अदरवाइज आपकी गुड्स डेक्लेरेशंस की बुनियाद पे चीज़ें क्लियर हो रही थी। अगर उनको लगे कि ये जैसे आप स्क्रैप डिक्लेयर कर रहे हैं, पता चले कि आपने उसमें से न्यू थिंग्स भी मंगवाई हुई हैं, ठीक है, तो उसकी सूरत में फिर वो पूरा जो गुड्स के जो कंटेनर है उसको खोल के एग्जामिन किया जाता है, और फिर उसमें अगर मतलब डिपार्टमेंट ये समझे कि इसमें नॉमिनल परसेंटेज है न्यू थिंग्स की, तो वो फिर उसकी मल्टीलेशंस करवा के उसको क्लियर करता है। तो यूँ आप समझें कि ये डिपार्टमेंट जो है उसकी एक इंफॉर्मेशन सेटअप होता है जिसमें वो ये समझता है कि ये चीज़ जो डिक्लेयर की गई है एज इट इज़ है, तो फिर उसकी एग्जामिनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर ये समझे जाए कि आम तौर पर ये डिस्प्यूट हो जाता है कि एक एग्जामिनेशंस देख ली जाती है, और अगर उस एग्जामिनेशन में ये समझा जाए कि बिल्कुल मिस डिक्लेरेशंस हुई है, तो फिर उसको थॉरोली एग्जामिन किया जाता है। चूँकि इसमें आप ये समझें कि एक तो सेक्शन 25 के तहत जो 6 मेथड्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। एक नोटिफाइड वैल्यूशन होती है जो है सेक्शन 25A के तहत होती है। सेक्शन 25A के तहत नोटिफाइड जो वैल्यूएशंस होती है वो आमतौर पर अप्लाई कर दी जाती है। तो डिपार्टमेंट का ये व्यू होता है कि ये चीज़ ये है और इसकी जो रेट है इस पे ये अप्लाई होगा। मतलब कीमत कितनी होगी इसकी गवर्नमेंट ने आपने डिसाइड सबसे पहले देखिए, आप यूँ समझे कि उस चीज़ की वैल्यूएशंस की डिटर्मिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो ही वो प्रिसाइज नेचर डिसाइड हो जाती है कि ये चीज़ है क्या, उस पर वही उसके हिसाब से फिर रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। क्योंकि अगर वो चीज़ की नौइयत का ही फ़र्क पड़ जाए तो उस पे अकॉर्डिंगली रेट ऑफ ड्यूटी भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इनवॉइस का यहाँ पे क्या रोल रहता है? फॉर एग्जांपल मुझे बाहर से अगर कोई चीज़ सस्ती मिली है थोड़ी जी, एंड गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू अपनी डिटरमिन करके रखी है, या मुझे महंगी मिली है गवर्नमेंट ने कम ड्यूटी उसमें कम वैल्यूशन रखी है, ये सारा वो एरियाज़ हैं जो मेनली डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। तो वैल्यूशन डिस्प्यूट की जा सकती है। वैल्यूशंस की ही डिस्प्यूट तो सारा कस्टम का काम है। रेट्स की बात कर रहा हूं। रेट्स की बात नहीं, देखिए वैल्यूएशन से रेट भी अकॉर्डिंगली, जब आपके वैल्यूएशंस एक फ़र्क पड़ेगा तो अकॉर्डिंगली उस पर रेट ऑफ ड्यूटी नेचर के हिसाब से लगेगी ना। जब वैल्यूएशंस फ़र्क हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द गुड्स फ़र्क होगी, तो यानी उसकी नेचर फ़र्क होगी, तो उस पर समटाइम रेट ऑफ ड्यूटी भी डिफरेंट होता है। सर मैं इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई इस तरह से करूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पेन। अब ये पेन जो है मेरे पास, इसकी वैल्यूएशन एक कस्टम्स ने अपने उसमें लगाई है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में कोई वहाँ पे तजाद नहीं है या कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बाहर से मिलती है ये 15 रुपए की, कस्टम्स ने अगर इसका रखा हुआ है ऑफिशियल रेट या जो उसका टैरिफ है 20 रुपये की, इस पेन की वैल्यूएशन 20 रुपये है, लेकिन मुझे मिली 15 की है और मैं ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ, तो क्या ये चीज़ भी डिस्प्यूट की जा सकती है कि आपका रेट ही गलत है? नहीं, देखिए बात ये है कि सबसे पहले डिटर्मिनेशन ये होती है कि ये चीज़ जो है ये आपने मंगवाई कहाँ से है। जैसे आपका अगर ओरिजिन, अब आप यूँ समझें, ये कॉमन मैन नॉलेज है कि अगर कोई चीज़ अपरेंटली जापान से आई है तो वो महंगी होगी, अगर वो चाइना से आई है या किसी और कंट्री से आई है तो वो सस्ती होगी। फिर ब्रांडेड है, अनब्रांडेड है, ब्रांड से भी पता चलता है। फिर आपने ये जो चीज़ें हैं ना, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो वैल्यूएशंस को इफ़ेक्ट करते हैं। ये इसीलिए 6 मेथड्स अप्लाई, क्योंकि ये डिस्प्यूट्स जो हैं इससे रेट ऑफ ड्यूटी का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि ये डिस्प्यूट्स जो है ना लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं। बिकॉज उसकी वजह ये है कि क्लासिफिकेशंस में बाज़ औक़ात इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वैल्यूएशंस का इग्नोर हो रहा होता है, कि जैसे ओरिजिन्स हैं, ओरिजिन कंट्री का फ़र्क पड़ जाए, या एक हमारी जैसी ज़ुबान में कि लेमैन ज़ुबान में 1 नंबर 2 नंबर की चीज़ है उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो है आप यूँ समझें कि इवन आप ने किस क्वांटिटी में चीज़ मंगवाई है, किस ईयर्स में मंगवाई है, चूँकि जो कंट्री जहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ से
डिफरेंट ओरिजिन से आने से ही फ़र्क पड़ जाता है। फिर आपने बल्क में मंगवाई है आप, अच्छा इसमें ये भी होता है कि अब आप बाज़ औक़ात आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी मंगवाई है, ठीक है, और मैंने कम क्वांटिटी मंगवाई है। चूँकि जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में क्वांटिटी जो बेचने वाला है वो देखता है कि मेरी कितनी क्वांटिटी बिक रही है, उस हिसाब से फिर बाज़ औक़ात ये है कि कोई जो इम्पोर्टर है वो अच्छा निगोशिएटर होता है, वो कम प्राइस पे मंगवा लेता है, तो फिर देखा जाता है कि, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो चीज़ मंगवाई जा रही है उसकी प्रिसाइज नेचर के मुताबिक रेट ऑफ ड्यूटी लगे। तो उसको फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट फिर भी है कि एक कह रहे नहीं इतने की, दूसरा कह रहे नहीं इतने की, तो इसको इंडिपेंडेंटली भी वैल्यू करवाया जाता है? जी देखिए, इसमें इसीलिए इन्होंने सेक्शन 25 में तो 6 मेथड्स हैं, उसके तहत किसी चीज़ की वैल्यूएशंस होती है। फिर गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम कौन से सर, अगर आप वो मुझे मेथड्स बताएं। मेथड बताता हूँ। सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है कि ड्यूटी जो आप, वो चीज़ जो आपने पेएबल ड्यूटी, जो ट्रांजैक्शंस आपने की है उसकी बेसिस पे आप डिक्लेयर करते हैं, और वो डिपार्टमेंट अगर एक्सेप्ट करता है तो उस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है वो उस चीज़ की स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो आपने मंगवाई होती है और आप उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कस्टम का डिपार्टमेंट जो है वो एग्री नहीं करता तो फिर दूसरे मेथड्स हैं कि उस जैसी चीज़, उस जैसी क्वांटिटी, उस पीरियड की, उसी पीरियड के हवाले से क्वांटिटी, ये आइडेंटिकल मेथड्स यानी आइडेंटिकल गुड्स, उस जैसी चीज़ की जो वैल्यू थी वो अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। फिर इसी तरह सिमिलर गुड्स की जो वैल्यू है वो अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। फिर ये है, अगर ये नहीं है तो फिर कंप्यूट करने की कोशिश की जाती है। डिपार्टमेंट उसको एक सर्टन वैल्यू को कंप्यूट करता है, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस, जो पब्लिकेशंस उस चीज़ पे अवेलेबल होती है, उस पर जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं उसकी फिर वो खुद कंप्यूट करता है, क्योंकि उसने जो इम्पोर्टर की वैल्यू है उसको डिस्प्यूट किया है। फिर वो एक फॉल अपॉन मेथड होता है, यानी लास्ट मेथड्स, उसके तहत एक डिडक्टिव मेथड होता है। तो ये सारे मेथड्स, एक ट्रांजैक्शन का हो गया, एक आइडेंटिकल हो गया, एक सिमिलर गुड्स का हो गया, एक कंप्यूटेड का हो गया, एक डिडक्टिव हो गया, और एक फॉल बैक वैल्यू का हो गया। व्हाट डज इट मीन बाय फॉल बैक? यानी वो आखिरी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उसको कंप्यूट किया जाता है, इस सारी चीज़ों को कंपेयर करके कि इन सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करके एक लास्ट मेथड जो है वो फॉल बैक मेथड कहलाता है। उसके तहत कंप्यूट किया जाता है कि इसकी चीज़ की ये वैल्यू है। अच्छा, फिर भी डिस्प्यूट होता है तो फिर वो चला जाता है किसके पास? अच्छा, इसके साथ साथ एक सेक्शन 25A के तहत जो है कस्टम का वैल्यूशंस का डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम किसी चीज़ की कोई वैल्यू डिटरमिन कर देता है फॉर सर्टन पीरियड। जब तक उसकी वो विड्रॉ नहीं होती तो वही वैल्यूएशंस, अगर वो चीज़ उसकी वैल्यू ऑलरेडी नोटिफाइड हुई है तो वो वही कंसीडर होगी। तो अगरचे ये सारे डिस्प्यूट हो गए, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स लिटिगेशन। जी, लिटिगेशन इनिशिएट कहाँ से होगी? नोटिस दिया जाएगा इंपोर्टर को? शोकाज होगा। शोकाज में एक सर्टन टाइम दिया जाएगा कि इसमें आप अपना डिफेंस लाएं, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ बीन डिफाइंड कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशंस में जो है बोर्ड को निकाल दिया गया है, और कस्टम के जो कलेक्टर अपील्स को निकाल दिया गया है, और ट्रिब्यूनल के निकाल दिया गया है। इनके अलावा जो शोकाज की एडजुडिकेशन करता है वो सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, जो इन द फर्स्ट इंस्टेंस वो ये जो डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बुनियाद पर वो शोकाज करता है। शोकाज आमतौर पर 5 इयर्स के अंदर अंदर जो चीज़ अराइव हुई है उसके 5 इयर्स के अंदर अंदर वो शोकाज करता है,
और फिर उसकी बुनियाद पर जो इम्पोर्टर है वो अपना राइट ऑफ डिफेंस लाता है, उस पे एक ऑर्डर पास होता है। वो जो ऑर्डर है वो वो अपीलेबल होता है। सो ये ऑर्डर पास कौन कर रहा है? ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अच्छा, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी, मतलब कि इज एन अथॉरिटी। इस पे कौन बैठा हुआ होता है? इसमें मतलब वैल्यू के हिसाब से कस्टम जिसने शो का इशू किया होता है उसी को एडजुडिकेट करने की अथॉरिटी होती है। अच्छा, जो यानी ऑफिसर जो शो कॉज इशू कर रहा है, सबसे पहले उसी के पास सुनवाई होगी जी। वो फिर उस पर अपना एक ऑर्डर देगा, एक व्यू देता है ऑर्डर की फॉर्म में, इन द लाइट ऑफ डिफेंस, और एक ऑर्डर पास करता है। ठीक है। नाउ इस ऑर्डर से हम जो हैं वो एग्रीव्ड हैं एंड डिससैटिस्फाइड हैं। नाउ इसको कहाँ पे चैलेंज करेंगे? इसको आप अपना जो है ऑर्डर, अपीलेबल ऑर्डर होता है, इसको कलेक्टर अपील्स के पास लेके जाते हैं। हु इज कलेक्टर अपील्स? कलेक्टर अपील्स देखिए, कस्टम डिपार्टमेंट में एक तो ऑपरेशंस के कलेक्ट्रेट्स होते हैं, एक कलेक्टर अपील्स होता है जो इसकी एपलेट अथॉरिटी होती है। जो एडजुडिकेशंस की एपलेट अथॉरिटी होती है वो कलेक्टर अपील्स, वो भी यानी कि डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर होता है। डिपार्टमेंट का ही एक ऑफिसर होता है, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम दी कलेक्टर्स जो ऑपरेशंस के होते हैं। वो ही इज़ मेंट टू हेयर दी अपील्स फाइल्ड बिफोर हिम। तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होती है या लीगल नॉलेज होती है? देखिए उसके पास लीगल नॉलेज, देखिए उसके पास ज़्यादातर तो टेक्निकल ही नॉलेज होता है, लेकिन चूँकि वो आमतौर पर हाई क्लास ऑफिसर होता है, 19वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, तो चूँकि अभी ये समझा जा रहा है कि डिस्प्यूट जो है वो सिर्फ टेक्निकल है, लिहाजा एक राइट ऑफ अपील डिपार्टमेंट की हद तक दिया गया है। लेकिन मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट है इसको सेपरेट किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइमा फेसाई ये लगता है कि जो बंदा पार्ट ऑफ ऑपरेशंस रहा हो, चूँकि जो ऑफिसर्स हैं कलेक्टर अपील में, जो कलेक्टर होता है वो भी डिपार्टमेंट का ही होता है, तो वो चाहते ना चाहते हुए उसका एक व्यू बाइस्ड होता है, इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो टारगेट ओरिएंटेड समटाइम्स होता है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है, देयर आर ब्लीक चांसेस कि उसमें पार्टी को कोई रिलीफ मिले, लेकिन बहरहाल कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं लेकिन जो लीगली प्रोवाइडेड है तो उनको किसी डायरेक्शंस पे अमल करने की ज़रूरत नहीं होती। डिपार्टमेंट की कोई उसका एक अपना व्यू हो सकता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए आइडियली, तो लिहाजा लेकिन एक जो फर्स्ट अपील है वो कलेक्टर अपील्स के पास होती है जो बिलोंग करता है डिपार्टमेंट से, एंड देन वो उस पर एक ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर पास करता है। फर्स्ट अपील का जो ऑर्डर होता है वो कलेक्टर अपील पास करता है, उस ऑर्डर के खिलाफ फिर ट्राइब्यूनल में जाते हैं आता है, जिस पे 2 मेंबर्स आमतौर पर होते हैं, जिसमें एक मेंबर जो है टेक्निकल होता है जो CSP ऑफिसर होता है, दूसरा जो है वो जुडिशल यानी जुडिशरी से या यूँ समझिए कि एडवोकेट होता है। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे स्टेज वगैरह ये सारी चीज़ें, स्टेज की ऑप्शंस होती है सबके पास होती है, चूँकि जाहिर है अगर वो स्टे ग्रांट नहीं करते तो फिर ये होने के चांस है कि वो बाज़ का मैटर इन्फ्रक्चस हो जाता है, तो लेकिन स्टे की पावर्स होती हैं कलेक्टर अपील के पास भी और ट्रिब्यूनल के पास। अच्छा, ट्राइब्यूनल का मतलब एक ही बेंच होता है ट्राइब्यूनल में या डिफरेंट बेंचेस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बेंचेस भी होते हैं इसमें? नहीं, देखिए आप इसकी हायरार्की यूँ समझिए कि कराची की हद तक जो है वो 3 बेंचेस हैं, ठीक है। इसी तरह लाहौर में है, लाहौर में 2 बेंच हैं, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है और कोयटा में है। हर जगह हर प्रोविंस में है उसकी प्रेजेंस ट्रिब्यूनल की। अच्छा सर, डोमिनेट कौन करता है इस ट्राइब्यूनल को, लीगल मेंबर या टेक्निकल मेंबर? दिस इज आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछूंगा ये। देखिए जो है लॉजिक प्रिवेल करती है, और बात ये है कि बाज़ औक़ात जो व्यू होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है लीगल एंगल से,
और बाज़ का टेक्निकल होता है। लेकिन यूँ है कि मेंबर जो होता है जुडिशल, वो कैसा है, कॉम्पिटेंट है, या CSP ऑफिसर्स कितना कॉम्पिटेंट है, या डिस्प्यूट किस तरफ टिल्ट कर रहा है। आम तौर पर चूँकि जो जुडिशल मेंबर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होता है। हमारे दौर में तो मेंबर जुडिशल जो था वो बहुत पावरफुल होता था। आजकल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी आप पावरफुल अपने नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। देखिए मैंने तो अपने जो मेंबर्स थे, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मेरा तो ये व्यू था कि भाई ये जो है जुडिशल एंगल से इसको इंटरप्रेट किया जाए तो ये रिलीफ इस तरह बनता है। हमारा दरअसल आपस में फिर आफ्टर हियरिंग ज़रूरी नहीं होता कि इसमें कंसेंसस हो, यानी मेंबर टेक्निकल अपना व्यू इंडिपेंडेंटली जजमेंट के ज़रिए दे सकता है, बल्कि हमारे दौर में तो बहुत ज़्यादा डिसेंट हुए, चूँकि हम हमारे दौर में काफ़ी मेंबर्स जो थे वो प्रो थे, ऐसे जो इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट थे। बहरहाल उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसीलिए इसकी कंपोजिशन का मकसद ही ये है कि ट्रिब्यूनल की स्टेज पर चीज़ें अगर थ्रैश आउट हो जाएं, देखिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अगेन वहाँ पे एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेफरेंस फाइल होता है, यानी कंट्रोवर्सी टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड विद फैक्ट्स ख़त्म हो जाती है, सिर्फ जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाती है। इसी तरह उस ऑर्डर को फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो एज हासिल होता है, हमारे साथ वो डिपार्टमेंट का बंदा भी बैठा होता है। सम टाइम हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करके उसमें एक कंसेंसस भी डेवलप सम टाइम हो जाता है, चूँकि थोड़ा सा जिस तरह हमारा एक्सपोजर जो है वो उतना टेक्निकल नहीं होता तो उनका उतना लीगल नहीं होता, तो हमारा फिर हम उनको बताते हैं कि ये जो केस लॉज में ये चीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है। सम टाइम पीपल आर जो ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, सम टाइम दे आर नॉट फेमिलियर विद द केस लॉज, तो केस लॉज की हद तक फिर हम उनको बता देते हैं, क्योंकि उनको, बल्कि मेरा पहला जो एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने उस जो मेंबर टेक्निकल का था उनका ये व्यू था कि ये चीज़ चूँकि इस तरह प्लेन रीडिंग में आई हुई है तो इसी तरह हम करते हैं। मैंने कहा देखिए बात ये है कि प्लेन रीडिंग की ही इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट केस लॉस में होती है, तो मतलब मेरी और आपकी प्लेन रीडिंग में भी फ़र्क होगा, अंडरस्टैंडिंग में भी फ़र्क होगा, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क, हम जो है वी आर बाउंड बाय दी जजमेंट्स पास बाय द सुपीरियर कोर्ट्स, वो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी जजमेंट हम पे बाइंडिंग है। हमारा जो व्यू है अगर वो उस पे ऑलरेडी प्रेसिडेंट है तो वी नीड टू फॉलो इट, मतलब वी आर बाउंड टू फॉलो इट। तो फिर वो ही वॉज एनलाइटेंड, उसने कहा अच्छा तो ये है। तो सम टाइम इसी तरह हम भी कोई टेक्निकल एस्पेक्ट होता था तो उस पर एनलाइटेंड होते थे, और कंपोजिशन का मकसद भी यही है। एग्जैक्टली सर, पूछने का भी मकसद यही था कि पॉडकास्ट को एक तो थोड़ा सा लाइट किया जाए और दूसरा सा बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉलेज आई थिंक इन्फ्लक्स हो रहा था उसका। हाँ। और उसके अलावा हाई कोर्ट्स में भी हम जैसे देखते हैं ऑल्दो 2 मेंबर जुडिशली होते हैं, दोनों के पास सेम पावर्स भी होती हैं, बट जो डोमिनेंट होता है द सीनियर वन इज़ डोमिनेंट, खासकर डीबीज़ में। आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी देखते होंगे 2 ऐसे ही बैठे होते हैं, 3 जो नहीं वो देखिए बता बात क्या है, बात ये होती है कि एक डेकोरम की बात होती है, दूसरी नॉलेज की बात। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड के वैसे वहाँ तो बराबर ही होते हैं लेकिन यहाँ तो ज़ाहिर है लीगल चीज़। डेकोरम देखिए आप भी लॉयर हैं, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि इवन जब आप एड्रेस कर रहे होते हैं तो आपको भी अंदाज़ा होता है कि हु इज़ डोमिनेंट और कौन जो बात है पिक कर रहा है। लेकिन चूँकि जुडिशरी की कंपोजिशंस में आपको वो एक सर्टन डेकोरम मेंटेन करना होता है, हर चीज़ नॉलेज से ही गवर्न नहीं होती, थोड़ा सा वी नीड टू ऑब्जर्व
द डेकोरम ऑफ द सर कोर्ट। ऐसा कोई केस जो कि आपको बहुत मुश्किल हुई हो डिसाइड करने में, कोई यादगार केस आपका जब आप देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें जैसे लिमिटेशंस पे बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स जो हैं, क्योंकि एडजुडिकेशन जो है वो 179 के तहत है और उसको उन्होंने टाइमलाइन से फिक्स किया होता है कि जी अगर आपने 120 डेज़ में नहीं डिसाइड किया, 90 डेज़ में नहीं डिसाइड किया तो वो टाइम पार्ट हो जाएगा। उसमें एक दो एक्सटेंशंस तो होती हैं। तो मुझे जो डिफ़िकल्टी आती थी तो सम टाइम चूँकि ये टाइमलाइन डिपार्टमेंट फॉलो नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, और बहुत बड़ी डिमांड्स जो हैं वो सिर्फ टाइम की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रही होती थी, वो मतलब ज़ाया हो रही होती थी उन पर। हम मतलब एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज ए पेट्रोटिक पाकिस्तानी, मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही होती थी कि भाई इतनी बड़ी डिमांड, जस्ट द स्लैकनेस, चूँकि वहाँ एडजुडिकेशन में एक ऑफिसर आया दूसरा चला गया और टाइमलाइन तो वो चल रही होती है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहूँगा, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि डिमांड जो है वो देखिए 120 डेज़ में कैसे वो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक डिस्प्यूट है 120 डेज़ में अगर वो डिसाइड नहीं होता, क्या कॉन्सिक्वेंस आप यूँ समझे कि अगर पाकिस्तान में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाए ना कि ये केस की डिटर्मिनेशन साल में 2 साल में होनी है तो आधी लिटिगेशन खत्म हो नहीं, तो उसमें फेवर किसका, जैसे डिमांड में पाकिस्तान में कस्टम में एडजुडिकेशन और सेल्स टैक्स वगैरह में भी है। फर्स्ट जो एडजुडिकेशन है उसका टाइमलाइन जो है ना वो फिक्स है, ठीक है। उस टाइमलाइन को अगर डिपार्टमेंट ने ब्रीच किया इश्यूज ऑफ नो शोकाज के बाद, एडजुडिकेशन विद इन टाइम नहीं की, तो वो टाइम बार्ड एडजुडिकेशन होती है। उस पे जो जजमेंट आती है सिर्फ इस बुनियाद पर नल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है कि ये बियॉन्ड दी लिमिटेशन है, लिहाजा ये सस्टेनेबल नहीं। तो फेवर किसको मिलता है उससे? देखिए उसमें फेवर तो ज़ाहिर पार्टी को मिलता है ना, कि अगर डिपार्टमेंट ने उस एडजुडिकेशंस को विद इन दैट टाइम फ्रेम नहीं किया तो वो टाइम बार्ड हो गया, तो उसने एक्सटेंशन भी ली है, डिमांड विड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं, उस पर जजमेंट आ जाती है कि जी उस पर जजमेंट आती है। जब अपील होती है तो उसमें कहते हैं कि जी ये जो एडजुडिकेशन है बियॉन्ड दी प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है, लिहाजा इसको ये जो अमाउंट है ये नल एंड वाइड करा दी जाए, ये डिमांड जो है टाइम बार्ड हो गई है। अच्छा, तो इसमें टाइम बार्ड होने की वजह से ऑब्वियसली नेशनल एक्सचेकर सफ़र करता है। तो ये जो चीज़ है ये सुप्रीम कोर्ट तक ये व्यू क्लियर है कि अगर टाइम लिमिटेशंस के बियॉन्ड आपने एडजुडिकेट किया है तो वो आपकी जो डिमांड है वो सस्टेनेबल नहीं। एंड द डिमांड इज द डिफरेंशियल अमाउंट। डिमांड इज़ व्हाट इज़ डिमांडेड फ्रॉम द इम्पोर्टर। जो भी इम्पोर्टर से आपने डिमांड किया है वो सस्टेनेबल, सिर्फ टाइम बार्ड होने की वजह से वो डिमांड जो है अब रियलाइज़ नहीं हो सकती। इन इजी वर्ड्स, अगर मैं इम्पोर्टर हूँ जी, कस्टम्स मुझसे डिमांड करती है कि भाई आपने इतनी ड्यूटी मजीद पे करनी है और उस पर मुझे शो कॉज नोटिस कर देती है, एंड मैं उस चीज़ को डिस्प्यूट कर देता हूँ और वो जाके अपीलेट अथॉरिटी के पास जो हैं वो टाइमली उस चीज़ को एडजुडिकेट नहीं कर पाते कस्टम्स, तो उन्हें वो डिमांड विड्रॉ करनी पड़ेगी वापस, या मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। वो जजमेंट दे भी दें लेकिन आगे हायरार्की में जाके वो टाइम बार्ड होने की वजह से वो खत्म हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपको कुछ जो मैंने वैल्यू दी है बस वही होगी। जो मतलब वो डिस्प्यूट विल बी डिसाइडेड इन योर फेवर, यानी इन द फेवर ऑफ इम्पोर्टर। अच्छा, यानी नेशनल एक्सचेकर विल सफ़र, वो अपनी डिमांड जो है वो लूज़ कर जाएगा, वो डिमांड कर नहीं पाएगा सिर्फ टाइम के गुजरने की वजह से। सो इस वजह से हमारे एक्सचेकर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मैंने ये रियलाइज़ चीज़ की, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट तक का व्यू यही है। इवन आप यूँ समझें कि स्मगलिंग के केस जो है वो 30 डेज़ में डिसाइड होने हैं। 30 डेज़ में अगर वो कस्टम के मैटर्स डिसाइड नहीं होते तो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से ही वो जो है वो चीज़ रिलीज़ होने के लिए हो जाएगी कि जी ये आपने शोकाज दिया और आप खुद ही स्लैकनेस दिखा रहे हैं। तो रैशनल ये है कि आप एडजुडिकेशंस की स्टेज पर ये नहीं है कि शोकाज आपने दिया है और शोकाज देने के बाद 10 साल तक वो मैटर अनअटेंडेड पड़ा रहा। द पर्पज़ इज़ कि अगर आप समझते हैं कि ये डिपार्टमेंट का व्यू सही है तो उसको एडजुडिकेट करें और उसमें एक टाइमलाइन दे दी है।
ये टाइमलाइन इतनी स्ट्रिक्ट है कि इस पे टू ओपिनियंस नहीं है। कोई इवन ये compromise नहीं। सेल्स टैक्स की एडजुडिकेशन में भी इसी तरह का रूल है। तो आपको नहीं लगता ये सिस्टम एक लूप होल भी हो सकता है? बिकॉज देखिए ये समटाइम देखिए बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है एंड यू नो कि सब कुछ होता है यहाँ पे, एंड जस्ट फॉर दिस अपना पैसा बचाने के लिए किसी को बंदा थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी कर सकता है, ब्राइब के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं कि भाई आप टाइमलाइंस को फॉलो ना करें। नहीं, देखिए ये जो लूप होल्स हैं ये तो फाइलिंग के स्टेज पे भी होता है कि आप अपील नहीं फाइल करते और वो टाइम जो है वो गुजर जाता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सिस्टम के लूप होल्स तो हैं। इसी तरह एडजुडिकेशंस में भी स्ट्रिक्ट व्यू है, सुप्रीम कोर्ट तक का स्ट्रिक्ट व्यू है कि डिमांड कुछ भी है अगर लैप्स कर गया है वो पीरियड तो देन देयर इज़ नो डिमांड। इसी तरह उसमें मतलब व्यू क्लियर है। सो इन योर ओपिनियन इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? मेरा ये ख्याल है कि जब पूरा सिस्टम स्लो है, जब पूरा सिस्टम थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। मतलब इस पे सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्लियर है। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है लिमिटेशन की सैंक्टिटी अपनी जगह है, लेकिन एक सैंक्टिटी में अगर मैनिपुलेशन है कहीं पे, किसी जगह पे स्टेट एक्सचेकर्स का नुकसान ऑफिसर्स की वजह से हो रहा है तो लिमिट, जैसे अभी उन्होंने क्या किया है, अभी जो नया लॉ आया है उसमें उन्होंने ये किया है कि अब जो डिपार्टमेंट केस फाइल करेगा उस डिपार्टमेंट के केस को एक कमेटी देखेगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें एक मसला ये आ रहा था कि अगर डिपार्टमेंट एग्रीव्ड है तो डिपार्टमेंट इनवेरिएबली हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल कर देता था, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का पाबंद होता था, क्योंकि कमिश्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, कमिश्नर्स को ये मसला होता था कि इतनी बड़ी डिमांड है, भले उसमें स्टांस जितना भी वीक है, मैं इसको फाइल करके अपनी जान छुड़ा लूँ, ठीक है। लेकिन होता ये था कि वो फर्स्ट हेयरिंग पे जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किए हुए हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ कोई भी नहीं है, सारे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। जो रेफरेंस की प्रोसीडिंग होती थी उसमें जो कस्टम का या डिपार्टमेंट का वकील होता था उसको बड़े फेस करने पड़ते थे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट का ये व्यू होता था कि इनवेरिएबली हमें फ़ाइल करना चाहिए, अदरवाइज़ डाउट्स आ जाएंगे कि क्यों नहीं फ़ाइल किया था। अब एक चेंज आई है कि उसमें कमेटी बना दी गई है हेडेड बाय सम रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि ये अपील डिपार्टमेंट अगर अग्रीव्ड है तो फाइल करे या ना करे, या रेफरेंस फाइल करे या ना करे, ठीक है, स्ट्रेंथ है उसमें, स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो वो बजाय इसके कि फ़ाइल करने के बाद 10 साल 20 साल वो लिटिगेशंस में एक अमाउंट पेंडिंग रहे और जो रियलाइज़ भी नहीं हो सकती थी और उसके हक़ में फ़ैसला भी नहीं हो सकता था, लेकिन कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब ने फ़ाइल कर दिया है तो वो पड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये चेंज कर दिया, लेकिन उसके साथ ये कर दिया कि जब तक ये कमेटी फ़ैसला नहीं करती उस वक़्त तक लिमिटेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। यानी अगर कमेटी फ़ैसला 2 साल बाद करती है तो उसका टाइम लिमिटेशन अगर 60 डेज़ में ख़त्म हो रहा है तो वो ख़त्म नहीं होगा टिल एक जो कमेटी है वो एक व्यू बना लेती नहीं कि ये फ़ाइल करना है। तो ये इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली उन्होंने लिमिटेशंस को रिलैक्स कर दिया, ठीक है ना। अब रिलैक्स का उसको इसीलिए किया ताकि ऐसा ना हो कि कमेटी अपने फ़ैसले देने में थोड़ा सा टाइम ले जाए और वो मैटर जो है टाइम बार्ड हो जाए। तो इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि एडजुडिकेशंस में भी चूँकि हमारे जो कल्चर है उसमें स्लैकनेस का एलिमेंट रहता है, या एक ऑफिसर है वो ट्रांसफ़र हो गया, उसने आके ओहदा संभाला है, उसको देखा है, उसको ये पता नहीं है कि किसी एडजुडिकेशन का टाइम लैप्स होने में 1 दिन रह गए या 2 दिन रह गए हैं, तो उसने और उसकी एक्सटेंशन भी नहीं ली। तो उसमें फिर होता ये है कि बहुत बड़ी डिमांड जो है सिर्फ टाइम बार्ड होने की वजह से लैप्स कर जाती है, वो नुकसान नेशनल एक्सचेकर का नुकसान है। अच्छा सर, आपने जैसे कि बीइंग मेंबर एक जजमेंट दे दी, इज़ दिस फाइनल?
या इसके ऊपर भी कोई फॉरम्स हैं? हम देखते हैं हाई कोर्ट्स में लोग सीपी फाइल कर रहे होते हैं। सो इज़ दैट सीपी मेंटेनेबल? क्या हाई कोर्ट में जा सकता है कोई या नहीं? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो एक हायरार्की से एडजुडिकेट होके आया है, यानी एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी का ऑर्डर है, फिर अपील हुई, फिर उसके बाद जो है अपना यहाँ पे हमारे ट्रिब्यूनल में आ गया, फिर ट्रिब्यूनल से आगे उसका जो रास्ता है वो रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस फाइल होना चाहिए, फिर उस रेफरेंस के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है वो CPLA फाइल होगी और उसका फैसला। ये एक नॉर्मल कोर्स है, ठीक है ना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिफरेंट इश्यूज़ पे लोग CP फाइल करते हैं। CP फाइल करने की भी एक रैशनल है। CP फाइल करने की रैशनल ये होती है कि जैसे एक अटैचमेंट है, अकाउंट्स की अटैचमेंट है। अब अगर CP फाइल करते हैं, जो मेरा पर्सनल खुद भी एक्सपीरियंस है कि हमने भी CP में फ़ाइल करके स्टे लिया, चूँकि अगर वो एक स्पीडी रेमेडी होती है कि अगर डिपार्टमेंट में फ़ाइल करेंगे तो वो जितनी देर में फ़ैसला आएगा उतनी देर तक पैसे वहाँ से जा चुके होंगे, निकल चुके होंगे। तो वो चीज़ एक स्पीडी रेमेडी के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फ़ाइल की जाती है। इसी तरह बाज़ औक़ात किसी प्रोविज़न ऑफ लॉ की वायरीज़ को चैलेंज करने के लिए कि ये जो है इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स हैं, तो भी उसकी जो ऑप्शन अवेलेबल होती है बाय वे ऑफ फाइलिंग कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इज़ मेंटेनेबल इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होती। ऑर्डिनरी कोर्स में तो एक हायरार्की वाली जुरिस्डिक्शन अवेलेबल है ना। अनटिल अनलेस आपने इटसेल्फ उसकी जो वायरीज है चैलेंज नहीं की, तो फिर तो आप जो आपको शोकाज हुआ है उस शोकाज के में अपना आप डिफेंस लाएंगे, उसकी एडजुडिकेशन पे जो भी फैसला हुआ है उस पे जो अग्रीव्ड होगा फिर वो अपील फाइल करेगा, फर्स्ट सेकंड इस तरह होगा। अच्छा सर, ये सारी हम जो बात कर रहे थे कंसिडरिंग कि भाई वो कंटेनर या जो भी कंसाइनमेंट है वो पकड़ा जाता है, वहीं पे वैल्यू हो जाती है, वो फंस जाता है सारी चीज़। फॉर एग्जांपल ग्रीन चैनल से या कहीं से एक कंसाइनमेंट है वो निकल गया, GD फाइल हुई है, बाद में एक ऑडिट होता है। ऑडिट की क्या क्या पावर्स हैं मैं ये भी जानना चाहूँगा। कस्टम्स के पास वो कितने अरसे तक कर सकते हैं? उसके बाद अगर वो वैल्यूएशन करते हैं कोई असेसमेंट अपनी करके कि भाई ये आपका डिफरेंस बनता है, तो उस कोर्स में क्या जो कोर्स देखिए, रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं? डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैं। एक डायरेक्टरेट्स ऑफ पोस्ट क्लियरेंस होती है, यानी पोस्ट क्लियरेंस के बाद वो देखा जाता है कि पोस्ट क्लियरेंस में उसको समझ आती है कि ये चीज़ जो है ये इस तरह क्लियर हुई है, जबकि इस पे रेट ऑफ ड्यूटी ये बनता था, तो ये एक चीज़ आ जाती है। वो ऑडिट में ऑडिट ऑब्जेक्शंस आता है, उसकी बुनियाद पे शोकास हो जाता है। तो दिस इज़ पॉसिबल। ये एक रेगुलर फीचर है कस्टम डिपार्टमेंट का जो वो चीज़ें देखता है। बाकी ये बात रह गई कि इसको देखना जो है वो बाज़ वक़्त ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इमीडिएटली क्लियरेंस ज़रूरी है, जैसे फ्रूट्स हैं, कोई ऐसी आइटम्स हैं जो पेरिशेबल हैं, उसकी स्टैट्यूट में प्रेफरेंस है। जैसे कोई पीरियोडिकल्स हैं, कोई अखबार है, इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर वो इमीडिएट क्लियर ना हों तो इसका मतलब है कि पीरियोडिकल्स हैं तो वो 10 महीने बाद अगर क्लियर होगा तो इट विल लूज इट्स यूटिलिटी, ख़राब हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जैसे पान है, बहुत सारी जितनी भी पेरिशेबल आइटम्स हैं या जिसका फ्रेशनेस से ताल्लुक़ होता है, तो उसकी इमीडिएट क्लियरेंस ज़रूरी है और ये स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है। अच्छा सर, अब हम एक और चीज़ सुनते हैं, कस्टम ऑफेंसेस होते हैं, स्मगलिंग्स होती हैं, इन चीज़ों को कौन एडजुडिकेट करता है? ये भी ट्राइब्यूनल एडजुडिकेट करता है या किसके लिए देखिए, कोई ये सेपरेट? यूँ समझें कि ये जो है ना 2S सेक्शन 2 और सब सेक्शन S, ठीक है। 2S में स्मगलिंग की डेफिनेशन है। अच्छा, स्मगलिंग एक ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस है स्मगलिंग की कैटेगरीज में आती हैं। आप स्मगलिंग में जो चीज़ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है उसके सर्टन रेगुलेशंस हैं, जिस रेगुलेशंस को अगर
आपने वॉयलेट किया या जो भी बंदा वॉयलेट करता है तो उसके लिए सिविल रेमेडीज़ भी हैं, ठीक है, और क्रिमिनल रेमेडीज़ भी हैं। सिविल रेमेडीज़ इश्यूएंस ऑफ शोकाज से इनिशिएट होंगी, ठीक है, और क्रिमिनल रेमेडीज़ जो हैं वो एफआईआर की लॉज से होंगे, ठीक है। आर यू विद मी? यस। अच्छा, अब ये है कि जैसे एक बंदा एक लिमिट से ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा, पहले तो 10,000 US डॉलर्स जो है वो करेंसी लेके जाता है तो उस पर पाबंदी है, वो उसकी चीज़ जो है वो होल्ड कर ली जाएगी और उस पर अगर उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो उस पर शोकाज हो जाएगा और एफआईआर भी हो जाती है। अब एफआईआर की जो जुरिस्डिक्शन है वो एक जो कस्टम का जज है वो सुनता है और उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट एक्विटल या कन्विक्शन में होता है और उस पर सज़ा, जुर्माना और यानी उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, उसको फ़ाइन भी हो सकता है। ये एक कॉन्सिक्वेंस है जो एफआईआर के हैं। दूसरा जो है वो है इश्यूएंस ऑफ शोकाज। इश्यूएंस ऑफ शोकाज में वो चीज़ जो है कॉन्फिस्केट हो सकती है या सर्टन परसेंटेज पे रिडीम हो सकती है और उसको जुर्माना भी हो सकता है। अगर जी सर कोई चीज़ कन्फिस्केट होती है तो उसको कस्टम छोड़ती कहाँ है? उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नहीं, ऑक्शन कर दिया जाता है, उसमें क्या किया अगर जाता तो ऐसी कॉन्फिस्केशन है है? या स्मगल गुड्स अगर मिल गई किसी को तो क्या किया जाएगा उसमें? नहीं, देखिए ऑक्शन भी होती हैं, कुछ आउटराइट कॉन्फिस्केशंस होती हैं। जैसे कोई गाड़ी है वो बिल्कुल ऐसी गाड़ी है जो आउटराइट कॉन्फिस्केट हुई है तो फिर वो ऑफिसर्स के इस्तेमाल में आ जाती है। ऑफिशियली या अनऑफिशियली? नहीं, ऑफिशियली ऑप्शन है कि ऑपरेशंस में वो इस्तेमाल हो सकती है। एनसीपी तो वैसे भी उन्होंने बहुत रखी होती है, उनको ज़रूरत भी हाँ। नहीं होती। बहुत सारे ऑफिसर्स वो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन ये परमिटेड है कि कॉन्फिस्केटेड गाड़ियाँ चूँकि ऑक्शन नहीं हो सकती वो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती हैं। क्यों इसमें ऑक्शन क्यों नहीं हो सकती? हम गाड़ियों के ऑक्शन तो देखते हैं नहीं, नॉर्मली। वो गाड़ियाँ ऐसी ऑक्शंस होती हैं जो टेम्पर्ड नहीं होती। अच्छा। जो टेम्पर्ड नहीं होती चूँकि लॉ ये समझता है कि अगर टेम्पर्ड गाड़ी बिक गई तो दोबारा फिर वो मार्केट में फिर टेम्पर्ड ही होगी वो, टेम्पर्ड के tempered तौर ही पर रहेगी। चलेगी ना, उसको आप दोबारा वो उस ओरिजिनल फॉर्म में ला नहीं सकते, तो वो फिर अपने खुद यूज़ करते वो हैं। खुद यूज़ करते और हैं, जो जैसे कोई इलीगल ड्रग्स, वो शराब, डिस्ट्रॉय करना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और जो बाकी चीज़ें नीलाम होने वाली उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। और अगर जैसे नीलाम किया, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो ले ली, अब कुछ बचता है वापस, तो वो वापस उस बंदे को उस दिया बंदे जाएगा? को करना चाहिए आइडियली। तो किया जाता भी है या नहीं, देखिए इतने जो है बिजनेसमैन भी इतने भोले नहीं होते। दे फॉलो अप, ले लेते हैं उनसे? ले लेते हैं। अगर बचती है चीज़ बाज़ औक़ात उसकी जो ड्यूटी और ड्यूमरेजेस ही बहुत होते हैं जी, ड्यूमरेजेस। डैमरेजेस होते हैं बाज़ औक़ात। वो ये है कि आइडियली ये तो होना यही चाहिए और होता भी ऐसा है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो चीज़ इतनी वैल्यूएबल होती है कि उस पर ड्यूटी वगैरह लगने के बाद भी काफ़ी अमाउंट सेल प्रोसीड्स के तौर पर बचते हैं जो कस्टमर्स को वापस होने चाहिए और होते हैं। और रिबेट्स क्या चीज़ होती है? रिबेट्स का भी कॉन्सेप्ट है? रिबेट्स का यूज़ समझे कि जो एक्सपोर्ट होती है ना, उस पे जितनी कॉस्ट वगैरह आई होती है तो उसको मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए ये उसको वो जितनी उसने पेमेंट्स की होती है टैक्सेस के मद में वो वापस कर दी जाती है। तो इस पे मैंने सुना है कुछ दो नंबरियाँ बहुत होती थी रिबेट्स पे, कि देखिए- बाहर अपनी शेल्फ कंपनीज बना के या अपनी डमी कंपनीज बना के तो लोग बेचते थे और वहाँ से रिबेट्स ले लेते थे गवर्नमेंट देखिए से, ये ओवर इनवॉइसिंग। आपको काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये वो सारे फ्रॉड्स के एलिमेंट्स हैं। देखिए सबसे आइडियल तो बात ये होती है कि बाहर कंपनी आपकी बैठी है, यहाँ से आपने चीज़ें भेज दी हैं, खुद बना के भेज दी हैं या बिल्कुल ऐसे कचरा भेज दिया और उसकी बुनियाद पे आपने ओवर इनवॉइसिंग आपने रिबेट क्लेम कर लिया। आपने रिबेट क्लेम कर लिया है और वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसी कचरा थी, तो यहाँ नुकसान हो गया, आपने रिबेट ले लिया है और चीज़ वो एक्सपोर्ट नहीं हुई। एक्सपोर्ट का तो मकसद ये है कि यहाँ कंट्री में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएँ, कंट्री ग्रो करे, एक फॉरेन एक्सचेंज बेहतर हो।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी मिलती हैं, मिलना बंद हो गई हैं रिबेट्स? नहीं, रिबेट्स तो चल रही हैं, वो तो आपका राइट है ना। अभी भी मिलती हैं, अभी भी मिलती हैं, अभी भी फ्रॉड होते हैं, लोग करते हैं। है। लेकिन बहरहाल अब चूँकि ऑटोमेशन काफ़ी हो गई है, अब ऑटोमेशन, जब से ऑटोमेशन ज़्यादा शुरू हुई है, उससे एक चीज़ दूसरी चीज़, पहले हर चीज़ मैनुअल होती थी। मेरे एक ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मैनुअली क्लियर हो के उनके डिस्प्यूट्स हमारे पास पड़े थे। आजकल जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी ऐसी हो रही हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल होती हैं चीज़ें, जीडी इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल होती है, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशंस भी होनी आसान होती है। जो मैनुअल होती थी उसमें चेक करना भी मुश्किल है, वो डिस्ट्रॉय कर देते थे। जो उसकी 4 परतें होती थी, 2 परतें उन्होंने गायब कर दी हैं, डिपार्टमेंट से गायब हो गई हैं, रिकॉर्ड मिल नहीं रहा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे, और उस पे कोई कन्विक्शन नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। आजकल सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें फ़ाइल होती हैं, ऑटोमेशंस की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। सर, आप यंग जनरेशन लॉयर्स को सजेस्ट करेंगे कि वो कस्टम साइट पे प्रैक्टिस करें या नहीं? नहीं, देखिए, अब तो कस्टम साइट पे बहुत स्कोप है उनको प्रैक्टिस करने का, बिकॉज़ के आजकल चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल होती हैं, वो चीज़ें रेडीली अवेलेबल होती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पहले से हालात बहुत बेहतर हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड इट वाज वंडरफुल डिस्कशन। आई होप कि व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा, इंसाइटफुल सेशन रहा होगा। अगर व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर उन्हें पसंद आया है ये पॉडकास्ट या उन्हें कुछ सीखने को मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, पॉडकास्ट को लाइक करें, इससे इंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ती है एंड रीच बढ़ती है। एंड मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।